नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। फटाफट जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। शानदार तरीके से आज महत्वपूर्ण आप सबको जो है कि 16वीं श्रृंखला आपको मिल रही है, तो आप सबको करने में भी मजा आ रहा होगा। देखते होंगे बड़े ही जबरदस्त तरीके से प्रश्नों को आज दिया गया है और ऐसे प्रश्न जो हर एक परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों के विषय में हम सब देखते हैं। तो आइए सबको भैया, सबको सारे लोगों को गुड इवनिंग। जल्दी से फटाफट सभी लोगों को गुड इवनिंग, ठीक ना। तो जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार तरीके से प्रश्नों को करिए और देखते हैं किसमें है कितना दम, कितना कौन सही करता है ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर बच्चे महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखलाओं को गलत कर देते हैं। पता नहीं कैसे गलत करते हैं, आप सब क्यों गलत करते हैं। तो आइए हम सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला की ओर चलते हैं और ये आपके सामने पहला ही प्रश्न रहा कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम जो है ये आपको प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया। आपको पहली बार 1969 ईस्वी में, 1975 में, 1977 में या 1980 ईस्वी में किस वर्ष 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तब बताइएगा कितने लोगों का देखूं जवाब, कितने लोगों का सही जवाब आ रहा है। नहीं बेटा, मैक्सिमम लोगों का सवाल ये जवाब जो है गलत है और इस तरह से यदि प्रश्नों को आप सब करोगे तो बिल्कुल सही नहीं है, ये आप गलत जवाब दे रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक मिनट, कुछ लोगों का, हाँ एक दो लोगों का बिल्कुल सही जवाब है और जिन महानुभावों का जवाब जो है 75 है, 1975, वे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है 1975 के तहत आपको लॉन्च किया गया था और इसका मूल उद्देश्य जो था गरीबी हटाओ, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ के विषय में आपको साथ ही साथ आप कह सकते हो कि यह जो है कैवी पंचवर्षीय योजना, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक ना। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वर्षीय योजना के तहत यह आपको लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ इस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार जो है केंद्र में हुआ करती थी और श्रीमती गांधी जी के द्वारा पंचवर्षीय योजना के तहत लॉन्च किया गया और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का, आपको गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, ठीक ना। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के शुरुआत जो है इसी के तहत किया गया। ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं। उसे हॉट मनी कहते हैं या सॉफ्ट मनी कहते हैं या हार्ड मनी कहते हैं या टोकन मनी कहा जाता है। तो कौन सी, ये भी प्रश्न आप सब में से मैक्सिमम लोग जो है फंसेंगे। जल्दी से करिए फटाफट, जल्दी से आप सबका जवाब आना चाहिए। ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है कौन सी मुद्रा कहलाती है। हॉट मनी, सॉफ्ट मनी, हार्ड मनी या टोकन मनी। तब बताइएगा कि यह मुद्रा जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से या अंतरराष्ट्रीय जगत में जल्दी आपको जो है पलायन कर जाती है, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, वो हॉट मनी कहलाती है। तो जिन महानुभावों का जवाब एक है वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं और बाकी लोग जिन्होंने हार्ड मुद्रा कहे हैं, सॉफ्ट मुद्रा कुछ लोग कहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत जवाब है। हॉट मनी कहते हैं जैसे इसमें आपको यूएस डॉलर, ठीक ना, यूएस डॉलर हुआ, आपको एन हुआ, आपको जो है एन, जापान की मुद्रा जो है एन कहलाती है, यूरो हुआ, तो ये सभी जो है ये आपको हॉट मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। जबकि टोकन मुद्रा के अंतर्गत आपको कौन से आते हैं, तो सांकेतिक मुद्रा, ये देख रहे हो टोकन मुद्रा, इसे सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा के नाम से जानते हैं। जैसे आप सबने देखा होगा बिटकॉइन, बिटकॉइन जो है वो क्या है, तो टोकन मनी है या सांकेतिक मुद्रा है। ये बिल्कुल सही जवाब आपका
होगा, सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने देश की 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आपको करम नहीं भैया, राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था? जुलाई 1969 में, अगस्त 1971 में, मार्च 1981 में या जुलाई 1991 में? ये प्रश्न गलती नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न आप सब गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल भी माफ करने योग्य नहीं है आप सबको, ठीक ना। तो जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का जवाब आपको जो होगा वह जुलाई 1969 में, और खासकर किस तारीख को? तो 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जबकि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपको जो है राष्ट्रीयकरण 1980 ईस्वी में आपको किया गया था। तो इस तरह राष्ट्रीय बैंकों की संख्या 14 और 6 20 हो गई थी। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। चलिए नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस भारतीय बैंक ने आपको जो है चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की? बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक या यूके बैंक? इस प्रश्न में भी आप लोग, मुझे पता है कि झोल-झाल जवाब आप सबका आएगा और मैक्सिमम लोग गलतियां करने पर विवश होंगे, ये पता है मुझे, ठीक ना। तो चलिए एकदम जबरदस्त तरीके से आप सबका जवाब आना चाहिए। तो मैक्सिमम लोगों का जवाब जो है वो कहीं ना कहीं कुछ, हाँ जी, कुछ लोगों का जवाब गलत है। और आपको जिन महानुभावों का जवाब SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको चीन में खाता खोलने वाला पहला बैंक है। जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसे BOB के नाम से जानते हैं, ये आपको विदेशों में खाता खोलने वाला प्रथम बैंक, ठीक ना। विदेशों में शाखा खोलने वाला प्रथम बैंक, ठीक ना, प्रथम बैंक। ये आपको कौन सा है? तो प्रथम बैंक आपको बैंक ऑफ बड़ौदा है। चलिए नेक्स्ट देखिए एकदम जबरदस्त तरीके से, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, जिनेवा, रोम या इनमें से कोई नहीं? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर है? ये विश्व आर्थिक मंच, जिसे हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से जानते हैं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये आपको जो है ये, अच्छा कुछ बच्चे बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हो भाई, मैं देख रहा हूं कुछ लोगों का जवाब बिल्कुल गलत आ रहा है। भैया ये विश्व आर्थिक मंच का जो है इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, इसका जवाब इनमें से कोई नहीं होगा। वैसे आपको बता दे, कोलोंगी जो है, कोलोंगी ये आपको इसका मुख्यालय है। और कोलोंगी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में आपको जो है कोलोंगी है और यहीं पर इसका मुख्यालय है। यदि आर्थिक मंच की स्थापना की बात की जाए तो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 ईस्वी में आपको किया गया था। कब? 1971 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये बातें आप सब नोट कर लीजिए। कॉपी कलम, देख भाई, पढ़ने से पहले कॉपी कलम लेकर बैठा करिए। ये मैक्सिमम बच्चे जिनेवा इसका जवाब दे रहे थे, जो कि गलत है, ठीक ना। जिनेवा इसका जवाब दिए हैं और गलती है। इसका मुख्यालय विश्व आर्थिक मंच का आपको जो है कोलोंगी है और यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। जबरदस्त तरीके से लेखपाल की चारों श्रृंखला आप सबके सामने है, आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए बड़ा ही फायदेमंद होगा और जरूर से आप क्लास को परचेज करिए, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, ठीक। तो चलिए अगले क्लास की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन की बातें की गई हैं? अनुच्छेद 210 में, अनुच्छेद 112 में, 280 में या 102 में? तब आप बताइएगा। वित्त आयोग के गठन की बातें आपको जो है अनुच्छेद 280 में किया गया है।
वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। किस तरह की संस्था है? संवैधानिक, ठीक ना, संवैधानिक संस्था मानी जाती है। और वर्तमान में 15 इनके अध्यक्ष की नियुक्ति या इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आपको वित्त आयोग के गठन किया जाता है। अब बात की जाए तो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग जो है, 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है, आयोग के अध्यक्ष कौन है? तब बताइएगा। एन.के. सिंह, एन.के. सिंह जो है ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर साहब थे और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सुब्रमण्य आपको जो है वाई बी रेड्डी साहब 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो इस तरह से आप सब जो है प्रश्नों को देखें। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय शेयर बाजार जिसे NSE बोलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसकी स्थापना NSE की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी में NSE की स्थापना हुई थी। इसे निफ्टी के नाम से भी जानते हैं, निफ्टी, ठीक ना, निफ्टी के नाम से भी इसे जानते हैं। और इसमें आपको 50 बड़ी कंपनियां, 50 कंपनियों का शेयर मुख्य रूप से, या 50 कंपनियों का शेयर है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में आपको जो है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए शानदार तरीके से आप सब इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं और ये आपके लिए जरूरी भी था, ठीक ना। तो चलिए आगे हम सब अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। संयुक्त अरब अमीरात, या सऊदी अरब, या कुवैत, या लीबिया। तो आप सबको पता होना चाहिए कि दुनिया के 17 ऐसे देश हैं जहां नदियां नहीं बहती हैं। 17 देश, ठीक ना, जहां नदियां नहीं हैं, जहां नदियां नहीं बहती, ठीक ना। ये बातें याद किए रहिए। और इसमें से सबसे बड़ा देश कौन सा है? सऊदी अरब। ये एकमात्र ऐसा देश है जहां नदी नहीं बहती है। एक आप नदी सुने होंगे, जब सऊदी अरब में मक्का मदीना की यात्रा करने जाइए तो जमजम का पानी, एक तालाब है जमजम, ठीक ना, उसी के पानी को हम सब जो है कि लाते हैं, या दुनिया में पवित्र जल के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। अब बताइए, मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, मात्रा में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी सर्वाधिक भारत मात्रा में? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या लेटेराइट मिट्टी? तब आप सब जवाब दीजिएगा कि भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। और संपूर्ण भारतीय भूभाग का लगभग मिट्टी के क्षेत्र का 43.7% जो है ये आपको कौन सी मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को विद्वानों ने 2 भागों में बांटा है। एक आपको खादर बोलते हैं और एक आपको बांगर के नाम से जाना जाता है। तो खादर जो है ये नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है, नवीन जलोढ़ मिट्टी या नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। और नई जलोढ़ मिट्टी ये आपको अत्यधिक उपजाऊ उपजाऊ होती है, उपजाऊ, और ये कम उपजाऊ होती है, ठीक ना, कम उपजाऊ होती है। और इसमें चूना की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा की अधिकता पाई जाती है, जबकि जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमरस की मात्रा की कमी पाई जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा। निम्न में से दुनिया की सबसे तंग घाटी यानी सकरी, तंग का मतलब है सकरी,
कॉपर कैनियन, गोल्फ कैनियन, फिश रिवर कैनियन, या आपको द ग्रैंड कैनियन, दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? तब बताइएगा कि दुनिया की सबसे तंग घाटी। जल्दी से आप सबका जवाब चाहते हैं। आप सबके जवाब को देखते हैं कितने लोगों का जवाब सही आता है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक ना। तो जल्दी से जवाब दीजिए, आप सब में से कितने लोग सही जवाब देते हैं। ये देखिए द ग्रैंड कैनियन, ये आपको जो है द ग्रैंड कैनियन, ये दुनिया की सबसे सकरे आपको या तंग घाटी के नाम से जानी जाती है। इसका निर्माण कोलोराडो नदी के द्वारा अमेरिका में किया जाता है। ये आपको कहां पे? यूएसए में यह आपको द ग्रैंड कैनियन का निर्माण आपको किया जाता है, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण बातें कोलोराडो नदी के द्वारा आपको किया जाता है। एरिजोना राज्य में, अमेरिका के एक एरिजोना राज्य है, उसी राज्य में इसका निर्माण किया जाता है। और कोलोराडो नदी है जो दुनिया की सबसे बड़ी कैनियन का निर्माण करती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन, सबसे बड़ा कैनियन का निर्माण करती है। ये बात भी आप याद रखे रहिएगा, का निर्माण करती है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है, ये याद कर लीजिए, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हिंदी इंडिविजुअल नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये एकदम जबरदस्त नितिन सर ने आप सबको पढ़ाया है, एकदम आपके सुनहरे भविष्य में ये काफी लाभदायक भी होगा। नेक्स्ट देखिए चिल्का झील, ठीक ना, उड़ीसा राज्य में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, के दक्षिण में स्थित है, यानी डॉट 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 किसके दक्षिण में स्थित है? बैतरनी डेल्टा के, ब्राह्मी डेल्टा के, बूध बलंगा डेल्टा के, या आपको महानदी डेल्टा के? तब इस प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा कि यह जो चिल्का झील है ये आपको कहाँ है? तो महानदी के दक्षिणी भाग में स्थित है। और चिल्का झील के विषय में आप सबको बता दूं कि यह भारत का प्रथम आर्द्र भूमि भी माना जाता था, अब आर्द्र भूमि क्षेत्र से इसे हटा दिया गया है। और चिल्का झील जो है ये एशिया का भी सबसे खारा पानी का झील है, एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील, खारे पानी का झील आपको यही माना जाता है, ठीक ना। जबकि दुनिया में कैस्पियन सागर जो है, जो कि यूरोप और एशिया की सीमा को निर्धारित करती है, कैस्पियन सागर झील, ये नाम है सागर लेकिन झील है। कैस्पियन सागर झील दुनिया का सबसे बड़ा झील, खारे पानी का या मीठे पानी का, सभी में सबसे बड़ा झील माना जाता है। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तब आप बताइएगा कि लखनऊ को, मुरादाबाद को, प्रयागराज को। तो लखनऊ को नवाबों की नगरी कहते हैं, नवाबों की नगरी, तो लखनऊ तो बाहर हो गया, नवाबों की नगरी के नाम से जानते हैं। जबकि मुरादाबाद को पीतल नगरी, पीतल में बड़ी मात्रा होगी, ठीक ना, पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। और प्रयागराज को संगम नगरी कहते हैं, ठीक ना, संगम नगरी। तब बचा क्या? खुर्जा को सिरमौक नगरी के नाम से जाना जाता है। और ये खुर्जा यदि पूछे कि कहाँ स्थित है, तब बताएगा खुर्जा बुलंदशहर का एक जो है क्षेत्र है, बुलंदशहर जो है, बुलंदशहर का आपको एक शहर, एक कस्बे, नगर का नाम है खुर्जा। चलिए नेक्स्ट देखो, अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को, अंगूर की खेती, ठीक ना, करने के संवर्धन को किस नाम से जाना जाता है? तो विटिकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर। तब बताइएगा कि विटिकल्चर जो है ये अंगूर की खेती के नाम से जाना जाता है। पिसिकल्चर मछली पालन से पिसिकल्चर। सेरिकल्चर जो है
ये आपको किससे है, तो रेशम के कीट पालन से संबंधित आपको जो है ये सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन, ठीक ना, शहतूत पर रेशम के कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। हार्टिकल्चर किसे कहते हैं, तो बागवानी करने को हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। वर्मी कल्चर, पीसी कल्चर, मैरी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्लेवरी कल्चर, ओलवरी कल्चर, आर्वरी कल्चर, हार्सी कल्चर, सब कल्चर आप याद कर लो। और एक कल्चर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, पूछा गया है, पूछा जाएगा, ये इतना ध्यान में रहे आप सबको। नेक्स्ट देखिए, कीथम झील और सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य किस शहर में स्थित है, ये झांसी में है या कानपुर में है या लखनऊ में है या आगरा में है, तब आपको कीथम झील और सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य ये आगरा में स्थित है। कहां पे, आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में यह कीथम झील और सूर सरोवर आपको जो है स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाले दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो ये आप सबको पता है कि ये भारत का आपको डायग्राम हुआ, ठीक ना, ये भारत का डायग्राम हुआ और इसमें कह रहा है पूर्व की ओर गिरने वाली, तो पूर्व नहीं पूछ रहा है बल्कि पश्चिम की ओर। तो आप सबको पता है कि यहाँ से बहते हुए खंभात की खाड़ी में आपको नर्मदा गिरती है और यही मध्य प्रदेश के आपको जो है कि मुल्ताई पहाड़ी से निकलकर ताप्ती नदी जो है ये भी आपको यहीं गिरती है। तो ताप्ती नदी जो है ये आपको सबसे बड़ी नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि नर्मदा जो है ये सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी आपको नर्मदा है और दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है ताप्ती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर आपको इसकी लंबाई बताई गई है। इसका उद्गम जो है ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी पूछा था प्रश्न, ठीक ना, ये जो 30 जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ताप्ती नदी का उद्गम कहां से हुआ है, तब बताएगा मुल्ताई पहाड़ी बैतूल जिला से आपको इसका उद्गम हुआ है। ताप्ती नदी को नर्मदा की जुड़वा बहन कहा जाता है, नर्मदा की जुड़वा बहन, ठीक ना, जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और ताप्ती नदी के तट पर है गुजरात का प्रमुख शहर सूरत स्थित है और सूरत जो है हीरा कटिंग के लिए हीरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो सूरत में आपको है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन भी कहाँ हुआ था, तो सूरत में ही आपको प्रथम विभाजन हुआ था, ठीक ना। ये नेक्स्ट देखिए, यूपी ट्रिपल एस से वीडियो शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से बैच जारी है और टेट सुपर टेट का भी आपको जबरदस्त तरीके से हमारी संस्था जो है आपको लॉन्च बैच कर दी है और आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, ये रहा चित्रकूट जलप्रपात जो है ये भी यूपीपीसीएस 2021 में, यूपीपीएससी 2021 में आपको पूछा गया है। तो आप देख रहे होंगे इस तरह के प्रश्न हम सब इसलिए लेते हैं कि ये प्रश्न आपको कई बार आयोग उत्तर प्रदेश में आए हुए प्रश्नों को रिपीट करता है और मैंने देखा है कि इस तरह के प्रश्न ही परीक्षाओं में आप सबसे बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो इस तरह से यदि आप जवाब देखोगे तो जवाब आपको मिलेगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में चित्रकूट जलप्रपात जो है, बस्तर जिला छत्तीसगढ़, ठीक ना, सॉरी छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में और किस नदी पर, तो इंद्रावती नदी पर स्थित है ये बस्तर जिला और इंद्रावती नदी पर आपको जो है ये स्थित है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भारत का नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, ठीक ना, जलप्रपात भी कहा जाता है। ये सब बातें, हर एक बात परीक्षा में आप सबसे पूछा गया है और आप सबके ऊपर निर्भर है कि आप सब कितना करते हो, कितना आपको आता है।
चूंकि बिना प्रैक्टिस का बच्चा पास करना बड़ा मुश्किल है। विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह किस महाद्वीप में स्थित है? तो आज आपको बता दें, ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, ठीक ना। यूपी पीसीएस में, आईएएस में सब जगह पूछा है। और आए हुए जवाब के अनुसार यदि देखा जाए तो विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह जो है वह यूरोप में था। यहाँ है की जगह में था कर लो, स्थित था। ये है की जगह में था कर लो, है वाला भी बता देते हैं। ये कौन सा बंदरगाह था? तो रॉटरड्रम, रॉटरड्रम, ये रॉटरड्रम बंदरगाह राइन नदी पर जो था, डेन्यूब नदी, राइन नदी पर ये रॉटरड्रम बंदरगाह हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आपको कौन है? तो संघाई आपको संघाई है। संघाई बंदरगाह ये आपको चीन में है। ये दुनिया का चीन में सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। और चीन कहाँ है? तो एशिया में आपको सबसे व्यस्तम वर्तमान में दुनिया का बंदरगाह आपको है। तो ये दोनों बातें आप देख लीजिए। ये वर्तमान में संघाई बंदरगाह है और इसके पहले कौन था? तो रॉटरड्रम राइन था। और इसके पहले जाएंगे तो आपको उत्तरी अमेरिका में आपको नदी है जो कि सीमा का निर्धारण जो है करती है भारत और आपको जो है कि किसकी? तो भारत और आपको निर्धारित करती है अमेरिका और कनाडा की सीमा को निर्धारित करती है टेनेसी नदी, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके द्वारा आपको जो है महत्वपूर्ण रूप से बताया गया। ये अगले प्रश्न में, भारत के किस राज्य में सबसे बड़े अंतरलवणीय आर्द्र भूमि स्थित है? अंतरलवणीय, ये गूगल में भी बड़ा परेशान, इस प्रश्न का जवाब में गूगल ने भी बड़ा परेशान किया, ठीक। तो आइए आप जल्दी से बताइए और आपको देखते हैं, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी फटाफट जल्दी से, ठीक ना। जवाब सही नहीं आ रहा है भाई। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तब जब पूछे कि भारत की सबसे बड़े अंतर्देशीय लवणीय भूमि, तब आप जवाब दीजिएगा कि सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय भूमि जो है ये आपको कहाँ है? गुजरात में। और कच्छ का रण जो है ये सबसे बड़ा अंतर्देशीय लवणीय भूमि है। जब पूछे कि सबसे बड़ा, यहीं पे ऐसे पूछे कि सबसे बड़ा या बड़े अंतरराज्यीय आपको लवणीय आर्द्र भूमि, तब आप जवाब दीजिएगा राजस्थान का सांभर झील जो है, राजस्थान का सांभर झील ये सबसे बड़ा अंतरराज्यीय लवणीय भूमि है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से जवाब दे सकते हैं, देख रहे होंगे, बड़े शानदार तरीके से आप सबके लिए है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध जो है कौन सा है? माता टीला बांध एक में कर लो, ठीक ना। माता टीला बांध, राम गंगा बांध एक में, मेजा बांध या रिहंद बांध। तो उत्तर प्रदेश, चार के चारों उत्तर प्रदेश के बांध है। सबसे आपको ऊंचा बांध जो है राम गंगा बांध जो है ये सबसे ऊंचा बांध है और राम गंगा नदी पर है। राम गंगा नदी पर आपको यह बांध है, इसकी ऊंचाई 128 मीटर के लगभग यह ऊंचा बांध आपको है, ठीक ना। ये 128 मीटर और 1978 ईस्वी में आपको इसका निर्माण किया गया था। 1978 ईस्वी में राम गंगा पर आपको राम गंगा बांध का निर्माण किया गया। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है?
यमुना, गोमती, हिंडन या गंगा, तो YouTube पे बहुत ज़्यादा इसका गलत जवाब दिया गया है। और लोग आप गूगल पे सर्च करोगे तो देगा गोमती, और कई जगह आपको गलत जवाब दिया गया है। इसका जवाब जो होगा यमुना नदी को जो है बीहड़ों, उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है। वैसे भारत में सबसे अधिक बीहड़ों का निर्माण, भारत में बीहड़ सबसे बड़े, सबसे अधिक बेहड़ का निर्माण जो है, बेहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है? तब बताइएगा चंबल नदी सबसे अधिक बेहड़ों का निर्माण करती है। और सबको पता होगा चंबल के डाकू, ये बीहड़ क्या होते हैं पता है? जब नदियां आपको पठारीय क्षेत्र से या पहाड़ी क्षेत्रों से होकर बहती हैं तो उनके पत्थर से टकराकर उनके दोनों सिराओं पर आपको जो है कि पानी का नाली जैसा रिसाव बन जाता है, और इसी रिसाव के कारण वर्ष भर दोनों साइड घनघोर जंगलों का निर्माण हो जाता है। क्योंकि पानी हमेशा मिलता रहता है, जिसके कारण जंगल जो है हरे भरे रहते हैं, तो इसी को हम बीहड़ कहते हैं। या एक सवाल है, सर्वाधिक नवनालिका अपर्दन का काम, नवनालिकाओं का निर्माण कौन करती है? तो भी आपको जो है चंबल ही करती है। सर्वाधिक अवनालिकाओं का निर्माण, अवनालिकाओं का निर्माण आपको जो है का निर्माण कौन करता है? तो ये चंबल में। और सबसे अधिक अवनालिका का निर्माण उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में, आपको इटावा जिले में सबसे अधिक चंबल के द्वारा अवनालिका का निर्माण की जाती है। और चंबल जो है यमुना की सहायक नदी मानी जाती है। ठीक, तो ये जैसे बीहड़ ऐसे समझो, जैसे नदियां ऐसे बह रही है ना, नदियां ऐसे बह रही हैं, तो अब क्या होगा कि पानी कहीं यहाँ से, 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 तो ये वर्ष भर यदि पानी इधर उधर से आपको निकलता रहता है तो इन क्षेत्रों में आप देखोगे तो घनघोर ये पानी के कारण ये घनघोर जंगल, ये वृक्ष बन जाते हैं इन सिराओं पर, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। ठीक ना? फूलन देवी बीहड़ों की रानी थी। ठीक, ये राजस्व लेखपाल नया शानदार बैच हमारी संस्था की ओर से और आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण। ये 600 आवर्स के लेक्चर हैं, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट PDF मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी आपको सुविधा दी गई है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? तो पटसन की खेती भैया जहां पे बारिश थोड़ा ज्यादा होती है, पटसन की खेती उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है। तो आप सबको उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बारिश कहां होती है? तो गोरखपुर, देवरिया के क्षेत्र में, यानी हिमालय के तराई क्षेत्र में आपको भारत में सबसे अधिक, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है। और आपको जो है कि इसी क्षेत्र में पटसन यानी जूट, इसे क्या कहते हैं? पटसन को हम सब जूट भी कहते हैं। जूट की सबसे अधिक खेती की जाती है। और सबसे उन्नत किस्म की जूट कौन सी है? तो मेस्ता, मेस्ता नाम सुने होंगे। मेस्ता जूट जो है ये सबसे उन्नत किस्म का माना जाता है, सबसे उत्तम किस्म का, उत्तम किस्म का माना जाता है। जूट उत्पादन में पहले नंबर पे भारत में कौन है? तो पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पे बिहार है, तीसरे नंबर पे आपको उड़ीसा है। जबकि भारत में पहले स्थान पर कौन है? तो विश्व में पहले स्थान पर भारत है, दूसरे पे बांग्लादेश है, और तीसरे पे अब चीन आ गया है। पहले पाकिस्तान हुआ करता था, अब चीन आपको पहले स्थान पर है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए। और एक चीज और, जूट से संबंधित क्रांति भी यही बता देता हूं। ठीक ना? आपको गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति, फाइबर क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? तो जूट उत्पादन से संबंधित गोल्डन फाइबर क्रांति है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। यूरोप का प्रमुख मछली क्षेत्र डॉगर बैंक, ये यानी सबसे अधिक मछली का आपको यूरोप में कहां पे? बाल्टिक सागर में, या इंग्लिश चैनल में, उत्तरी सागर में, या नॉर्वे में। तब आप इस प्रश्न का जवाब बच्चा दीजिएगा कि यूरोप में सबसे अधिक जो है
उत्तरी सागर में आपको डॉगर बैंक पाया जाता है और उत्तरी सागर का क्षेत्र जो है ये आपको सबसे अधिक इसी क्षेत्र में आपको पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसके झुकावों पर भारतीयों को अच्छे सुझावों पर, ठीक ना, आपको भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो सबको पता होना चाहिए आप सबको, साइमन कमीशन का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के तहत, 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का आपको जो है गठित कब की गई थी? तो 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत आगमन ये 1928 ईस्वी में आपको आगमन हुआ और उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन थे, इरविन के कारण ही, इरविन के सुझाव पर ही भारतीय लोगों को साइमन कमीशन में नहीं शामिल किया जाता। इसे व्हाइट कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना, व्हाइट कमीशन, MISSION, व्हाइट कमीशन भी इसे कहते हैं। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए नेक्स्ट अगली महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर धावे को आयोजित किया था? तो आपको लक्ष्मी सहगल, सुरेश सेन, बटुकेश्वर दत्त या JM सेन गुप्ता के द्वारा तब बतेगा। चटगांव शस्त्रागार जो कि 1931 ईस्वी में आपको हुआ था। ये चटगांव वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में बांग्लादेश में है, ठीक ना, बांग्लादेश में चटगांव आपको स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर जो यमुना है उसी के है। सूर्यसेन गांगुली, सूर्यसेन या गांगुली इनका नाम था, इन्हें मास्टर दा भी कहते थे। मास्टर दा के नेतृत्व में ही आपको चटगांव शस्त्रागार लूट हुआ था। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता, वैसे आप सबको बता दें भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है जिसका प्रकाशन जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया था और भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। जबकि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो क्रिस्टोफर पाल दास को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। और यहाँ पर पूछा भारतीय स्वतंत्रता, आपको जो है प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता कौन है? तो चार्ल्स मेटकॉफ का नाम सुने होंगे। चार्ल्स मेटकॉफ लॉर्ड विलियम बेंटिक के जाने के बाद चार्ल्स मेटकॉफ जो थे 1835-36 ईस्वी में आप वायसराय के रूप में काम किए थे और इन्हें ही प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। ऐसे प्रेस का मुक्तिदाता, ठीक ना, प्रेस का मुक्तिदाता। वैसे आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम आपको प्रेस पर सेंसर किसने लाया था, तब आप जवाब दीजिएगा लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सर्वप्रथम प्रेस को प्रतिबंधित करने के लिए सेंसर लाया गया था। नेक्स्ट, ये रेलवे ग्रुप डे शानदार तरीके से महत्वपूर्ण आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आप रियल टाइम अपना एनालिसिस कर सकते हैं, वीडियो का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये बाइलैंग्युअल में आपको है, यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, अरबी और भी ना खोजने लगिएगा आप लोग, ठीक ना। ये देखिए, ये आपको जो है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का भी बैच आपको शानदार तरीके से 500 से अधिक वीडियो लेक्चर, ई नोटबुक यानी आपको जो है PDF भी उपलब्ध रहेगा, टेस्ट सीरीज भी रहेगा, ठीक ना। साथ ही साथ आप ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा है और यदि किसी तरह की असुविधा हो रही हो तो आप 7007734525 पर आप संपर्क कर सकते हैं और आपको इसके विषय में विशेष जानकारी दे दी जाएगी। ठीक, तो पहले आप स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड करिए, फिर आपको प्रोसेस आगे की चीजें पता चल जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों का एक प्रति कहां से मिला है? तो वैसे सम्राट अशोक, भारत में अभिलेख लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की? तो अशोक के द्वारा अभिलेख लिखने की प्रथा की शुरुआत
हुए। अशोक ने अभिलेख लिखने की प्रथा किससे सीखा? तो इंडो ग्रीकों से यानी हिंद यूनानियों से अशोक के द्वारा ये सीख ली गई। और आपको जो है ये कहाँ है? तो उत्तराखंड के कालसी से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए। कहाँ से? कालसी से अभिलेख प्राप्त हुए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जेम्स प्रथम का दूत यानी ये आपको जो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। तो जेम्स प्रथम का दूत बनकर है हॉकिंस में 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया, लेकिन वह अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा। ऐसी स्थिति में 1615 ईस्वी में थॉमस रो को जेम्स प्रथम ने पुनः भेजा और 1615 से 1618 ईस्वी तक जेम्स प्रथम भारत में रहा और इसने आपको व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। ठीक ना? तो ये आपको महत्वपूर्ण बातें हुई। नेक्स्ट देखिए, बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? तो भैया अपने राज्य के राजस्व के वृद्धि के लिए यह काम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया गया था। किस तरह से राज्य को अधिक से अधिक राय प्राप्त हो, ये काम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी का यदि शासन देखा जाए तो 1296 से लेकर अलाउद्दीन खिलजी जो है ये 1316 ईस्वी तक यानी लगभग आपको 20 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। ठीक ना? 20 वर्षों तक इनके द्वारा शासन किया गया और इनके समय में ही दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक लगभग 4,20,000 सैनिक जो थे ये इनके समय में आपको थे। इन्होंने आपको जो है कि इकता व्यवस्था को समाप्त कर दिया और इकता व्यवस्था के स्थान पर नगद आपको वेतन देने की परंपरा इनके द्वारा ही प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ सैनिकों के हुलिया और घोड़ों के दाग की प्रथा भी इन्हीं के द्वारा विकसित की गई। दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला ये आपको पहले सुल्तान माने जाते हैं। जबकि दक्षिण भारत में अभियान किसके समय में हुआ था? तब क्या जवाब देंगे? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक ना? कमेंट बॉक्स में दक्षिण भारत में किसके समय में अभियान हुआ और दक्षिण भारत पर पूर्णतः नियंत्रण किसने स्थापित किया? ये दोनों प्रश्न भी आप सबसे पूछे गए हैं। चलिए देखिए, ये भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना 1668 ईस्वी में निम्न में से कहां लगाया था? सूरत में, पुलिकट में, कोची में या कासिम बाजार में? तब आप जवाब दीजिएगा कि फ्रांसीसियों के द्वारा पहला अपना कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में लगाया गया। ठीक ना? सूरत में आपको जो है लगाया गया। और वैसे 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1664 फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, यदि कहा जाए कि इस समय भारत में किसका शासन चल रहा था तो औरंगजेब का शासन चल रहा था। औरंगजेब का शासन चल रहा था। जबकि ये आपको भारत में, लेकिन फ्रांस में किसका चल रहा था? तो लुई 14वें का शासन चल रहा था। और लुई 14वां कहता था आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, मेरे द्वारा बोले गए कानून है शब्द है। यानी ये पूरा समय जो था दुनिया में एक निरंकुश तंत्र का बोलबाला था। चाहे वो भारत देखिए, चाहे फ्रांस देखिए, चाहे ब्रिटेन देखिए, कहीं भी पूरी तरह से निरंकुशवाद जो था अपने चरमों उत्कर्ष पर था। और इसी लुई 16वें का मंत्री कोलबर्ट भी कहीं कहीं मिलेगा आपको, या कोलबर्ट लिख लो। कोलबर्ट के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। ईस्ट इंडिया के आपको फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया के आधारशिला किसने रखा था? तो कोलबर्ट के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट देखिए, उत्तरापथ स्वामी की पदवी किसने धारण की थी? धर्मपाल ने, मिहिर भोज ने, महेंद्रपाल ने या पृथ्वीराज चौहान ने? तब आप जवाब दीजिएगा उत्तरापथ की उपाधि जो है ये धर्मपाल के द्वारा धारण किया गया था। एक गुजराती कवि सोढल था,
गुजराती कवि सोढल के द्वारा ही धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी से के नाम से विभूषित किया गया। यद्यपि इसने और कई भी उपाधियां धारण की थी। आपको जो है साथ ही साथ धर्मपाल जो था त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला एकमात्र आपको या पहला पाल वंशीय शासक था। इसके साथ ही आप कह सकते हैं कि आपको जो है कि एक धर्मपाल के द्वारा एक महत्वपूर्ण जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो ये पटना आपको बिहार के बिहार शरीफ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से आपको जो है जाना जाता है। और ये किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित, चूंकि पाल वंश के शासक जो थे ये बौद्ध मान्यताओं को मानने वाले बौद्ध वंशीय थे। ये आपको एनटीए जबरदस्त नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये महत्वपूर्ण आपको नेट क्वालिफाई करने के लिए पेपर होता है, जिसमें आपको सी सेट या कह लो पहला पेपर थोड़ा कठिन होता है। और हमारी संस्था ने आप सबके निरंतर उपलब्धियों पर काम करते हुए इस तरह के कोर्स को लॉन्च किया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। साथ ही साथ संस्था के द्वारा यूपी टेट का भी बैच आपको जबरदस्त तरीके से संचालित है। 500 वीडियो लेक्चर है, रिवीजन बूस्टर पीडीएफ है, क्विज बाय वीडियो सॉल्यूशन है और उसके साथ साथ डाउट सेशन भी आपको कराया जाता है। अगले प्रश्न में आइए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट के अनुसार। तो बड़ा ही इजी है। आप यदि कहोगे पानीपत का प्रथम युद्ध तो 1526 ईस्वी में, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, चौसा का युद्ध आपको जो है तो ये 1539 में, और कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध 1540 में। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। तो इस तरह से आप देखोगे तो ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर बच्चा माना जाएगा। 2 विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हुआ। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया? इंडियन एसोसिएशन, अभिनव भारत, सत्यशोधक समाज या वेद समाज? तो आप बताइएगा कि 1874, किसी किसी जगह में 73 भी दिया है, 1874-73 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना बाबा ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फूले ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी, ठीक ना, गुलामगिरी नामक इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था गुलामगिरी, और ये बड़ा ही प्रचलित पुस्तक थी। इन्होंने ब्राह्मणों को बड़ा ही मतलब गाली गलौज कह लीजिए या ब्राह्मणों को बड़ा निंदा किया, साथ ही साथ अछूतों के लिए इन्होंने जबरदस्त तरीके से काम किया। ये पेश बिरादरी से जो थे, ये बिरादरी से आपको जो माली जो फूल वूल देते हैं माली थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि ज्योतिबा फूले महिला शिक्षा पर बड़ा पुरजोर समर्थन इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चलिए, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव को अनुसमर्थन किया करना चाहिए, करने के लिए आपको कम से कम कितना उम्मीदवार होना चाहिए? तब आप बताइए, 10 निर्वाचकों द्वारा, 10-20 निर्वाचकों द्वारा, 5 निर्वाचकों द्वारा या 50? तो भारत के आपको जो है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन या प्रस्ताव का अनुसमर्थन के लिए 50 आपको निर्वाचक होना चाहिए, 50 समर्थक और 50 आपको जो है 50 आपको जो है उनके साथ जब वो नामांकन करने जाएं तो उनके साथ जाएं, ठीक ना। तो 50 होना चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति में आपको 20 होना चाहिए। 2000 आपको 7 से पहले इसमें 20 की ही जरूरत पड़ती थी, 10 की, ठीक। आइए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हर बार प्रश्न पूछा जाता है, इसमें भी आपको मिलान करने के लिए दिया गया है। बलवंत राय मेहता समिति जो है इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। अशोक मेहता के द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की आपको सिफारिश की जाती है। वही आप देखोगे तो आपको आगे महत्वपूर्ण बातों में जो है कि LM सिंघवी समिति के द्वारा किस तरह की व्यवस्था को बताएगा, तो LM सिंघवी द्वारा
आपको जो है स्थानीय स्वशासन पद्धति पर बल दिया गया और जीवी राव द्वारा आपको प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार करने की बातें कही गई। तो इस तरह से आप देखो तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट देखो भैया, ये आपको हमारे आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 जो है ये जबरदस्त तरीके से ऑनलाइन टेस्ट श्रृंखला लॉन्च है। इसमें रियल टाइम एनालिसिस कर सकते हैं, वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं, बाइलैंगुअल है और साथ ही साथ आपके स्पीड विथ एक्यूरेसी, यानी आप कितने स्पीड के साथ प्रश्नों को करते हैं और कितना आपके मार्क्स आते हैं, ये स्वयं से आप अपना निरीक्षण कर सकते हैं। देखना, ये आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए एकदम जरूर परीक्षा देने जाने से पहले इस तरह के आपको बैच को जरूर खरीदना चाहिए और जरूर आप परचेज करिए। आपको उम्मीद हो कि आप अपने चीजों पे खरा उतरते हैं या नहीं, ये आप अपना स्वयं का आंकलन कर सकते हैं। किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार यह निर्णय दिया कि संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता? ये शंकरी प्रसाद बनाम आपको मुकदमा, गोलकनाथ मुकदमा, केशवानंद भारती मुकदमा या मिनरनवा मिल मुकदमा, किस मुकदमे में इस तरह का निर्णय दिया गया? तो केशवानंद भारती मुकदमे में इस तरह का निर्णय दिया गया। साथ ही साथ पहली बार केशवानंद भारती केस में ही आपको इसी के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ और 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। इसी संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को भी शामिल किया गया था। इसी संविधान संशोधन के तहत आपको राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत कई आर्टिकलों को जोड़ा गया था, जिसमें आप 48 आर्टिकल नंबर 48A जो कि आपको वन एवं वन्य जीव संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आप सबके लिए है। नेक्स्ट देखिए, ये आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए पॉल साइंस का राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से? आयरलैंड से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपको राज्य के विधि का शासन, ये विधि का शासन जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। तो इस तरह से यदि देखा जाए, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला, 4 3 2 1, ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर होगा। 4 बिल्कुल आपका जवाब सही माना जाएगा। एकदम शानदार तरीके से आप सब दे रहे हैं। इनमें से किसने विचार को व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जाता है? ये कहा जा सकता है। B.R. अम्बेडकर ने, सर विलियम आयरी जेनिंग ने या V.N. राव ने या प्रोफेसर केसी व्हीलर के द्वारा या वियरे के द्वारा, किसके द्वारा आपको जो है यह बातें कही गई है? तब आप बताइएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय ने, यानी बाबा साहब जिन्हें हम भारतीय संविधान का पितामह के नाम से जानते हैं, मसौदा समिति, पंडुलेखन समिति या आप जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं, इस कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब ही थे। ठीक ना? पहली बार बाबा साहब का निर्वाचन बंगाल से हुआ था, लेकिन बाद में जहां से निर्वाचित हुए थे ये पाकिस्तान में छित्र जाने के कारण आपको फिर पुनः ये जो है कि बंबई से निर्वाचित हुए थे। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि बाबा साहब को भारतीय संविधान का पितामह कहा जाता है। भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री भी आपको बाबा साहब ही थे। ठीक, नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न, भारत ने माल एवं सेवा कर संपूर्ण भारत में के संवैधानिक संशोधन के तहत लागू किया गया? 101वें संविधान संशोधन या 100वें संविधान संशोधन, 96वें संविधान संशोधन या 97वें संविधान संशोधन? तो इस प्रश्न का शानदार तरीके से आप सब जवाब दीजिएगा। माल एवं सेवा कर का मतलब है जीएसटी, ठीक ना? जीएसटी, ठीक। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये सर्वप्रथम कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 ईस्वी को आपको लागू हुआ और उसमें श्री अरुण जेटली जी वित्त मंत्री हुआ करते थे और जीएसटी के अध्यक्ष भी
वित्त मंत्री ही होते हैं। तब आप बताइएगा कि 101वें संविधान संशोधन के तहत आपको जो है माल एवं सेवा कर आपको संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हुआ। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा नितिन सर के द्वारा शानदार हैंड रिटेन नोट्स, ई बुक्स है इतिहास से मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक, साथ ही साथ हिंदी के शानदार और इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स नितिन सर के द्वारा ई बुक्स के रूप में यानी पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड कराया जाता है और आप इसे भरपूर इसका लाभ भी ले सकते हैं। तो आइए महत्वपूर्ण अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आपको विजेता अधिकार को सन्निविष्ट माना है, किसमें माना गया है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 21 में या अनुच्छेद 22 में, किसमें आपको माना गया है? तब आप बताइएगा कि विजेता के अधिकार जो है ये आपको अनुच्छेद 21 में 21 में इसे माना गया है। 21 आर्टिकल क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार की बातें आपको आर्टिकल नंबर 21 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 21 क में ही शिक्षा का अधिकार, ये आप सबको पता होगा, और ग में निजता का अधिकार यानी 21 क, ये भी याद कर लीजिए, शिक्षा का अधिकार। ठीक ना, शिक्षा का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है। ठीक, और दूसरा 21 ग ये आपको निजता का अधिकार है। ठीक ना, निजता का अधिकार, ये दोनों अधिकार आपको किससे संबंधित है? तो 21वीं। और ऐसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विजेता के अधिकार को के सन्निकट माना है। नेक्स्ट देखिए, सच्चर समिति का संबंध किससे था? ए भारतीय संघवाद से, पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास से, या भारतीय मुसलमानों से, या पिछड़ा वर्ग से, किससे था? तब बताइएगा कि सच्चर समिति जो है ये भारतीय मुसलमानों से संबंधित समिति थी। इस समिति का गठन अल्पसंख्यकों के जांच हेतु किया गया था और ये भारत सरकार के द्वारा गठित समिति मानी जाती है। उनके जीवन स्तर में, उनके शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, इन सब से संबंधित बातों के लिए सच्चर समिति का गठन किया गया था। वहीं बात की जाती है संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर एक्ट कब लागू हुआ? 11 फरवरी 1995 को, 24 अक्टूबर 1995 को, या 25 अक्टूबर 1995 को, या 15 अगस्त 1947 ईस्वी को? तो जवाब दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर जो है ये कब लागू हुआ? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू हुआ। चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, इसकी स्थापना भी न्यूयॉर्क में किया गया। ठीक ना, साथ ही साथ आप सबको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा के पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 3 बार अमेरिकी इतिहास में आपको राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रपति यदि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव की बात की जाए तो नार्वे के त्रिगवेली जो थे, त्रिगवेली यही आपको प्रथम महासचिव नियुक्त हुए थे, प्रथम महासचिव। ठीक ना, और आप लोग बताएंगे वर्तमान में आपको जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के सचिव कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। पुर्तगाल के रहने वाले हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग करें और आप लोगों के कमेंट बॉक्स को देख रहा हूं, जल्दी से आप सब जवाब दीजिए। ठीक ना, नेक्स्ट देखिए, किताबें अब आपके घर तक एकदम शानदार तरीके से हमारे संस्था की ओर से लेखपाल आपको जो है ग्राम विकास, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और गणित,
ये जबरदस्त तरीके से हमारी संस्था के द्वारा लिखा गया है, जिसमें आपको जो है कि सामान्य आपको ग्राम और विकास और सामान्य ज्ञान को मैंने लिखा है, साथ साथ ही हिंदी जबरदस्त तरीके से नितिन सर के द्वारा लिखा गया और सामान्य गणित भी आपको जबरदस्त तरीके से उमेश सर के द्वारा एकदम अथक परिश्रम के फलस्वरूप इसका जो है लिखा गया है। और जबरदस्त आपको आने वाली श्रृंखला में भी आपको वीडियो की श्रृंखला भी जल्द ही मिल जाएगी। हम सबके कठिन परिश्रम ने वीडियो को भी तैयार किया है और देखते हैं आप सब के द्वारा उसे किस तरह का रेटिंग दिया जाता है। आने वाले समय में 2-4 दिन में आप सबके सामने उपलब्ध रहेगा। तो ये रहा प्रमुख आपको महत्वपूर्ण बातें। तो एकदम सभी ने बड़े ही शानदार तरीके से जवाब दिया और सभी लोगों को शुक्रिया। शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।